नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। स्वागत है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के यूट्यूब मंच पर। और ये ऐप पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारे जो यूट्यूब वाले मित्र हैं उनके लिए भी अवेलेबल रहेगा। दोनों के लिए अवेलेबल रहेगा। जनरली जो क्लासेस होती हैं वो ऐप पर ही आती हैं, मगर ये दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन मित्रों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा ईएलटी और जीआईसी जो 2025 का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो पीजीटी और टीजीटी 2026 में होने वाला है, अर्थात 2022 का जो एग्जाम है जो 2026 में होगा। चूंकि 22 में तो 25 में होने की संभावना नहीं है, तो हम 26 की बात करेंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप बायोलॉजी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, सारे मित्रों के लिए प्रॉपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप जानते ही हैं कि कंटेंट की मैं हरदम गारंटी लेता हूं कि एक एक क्वेश्चन का जो चुनाव किया जाता है, ये ऐसे नहीं कि मतलब व्यू लाइक सब्सक्राइब का चक्कर हो। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र ऐसे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस आदि में नौकरी कर रहे हैं। तो ये इतनी जनसंख्या हम लोगों ने तभी पाई है जब कंटेंट अच्छा है। देखिए, हो सकता है फोकस अच्छा ना हो, दूर से देखने में अच्छा, जैसे सरकारी विद्यालय की हो सकता है बिल्डिंग अच्छी ना हो, मगर फैकल्टी और होता है ना कंटेंट, वो बेहतर है। तो उसकी गारंटी कंटेंट की मैं जरूर लेता हूं। और चूंकि फोकस का टाइम ही नहीं मिलता है, खुद बिजी रहते हैं इतना ज्यादा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं। और आज ही जुड़ने के लिए हमारा ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी गूगल प्ले स्टोर से आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें। वहां आपको डेमो क्लास मिलेगी, आप उनको देख भी सकते हैं और जांच भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है, फेरामोन इज, जो फेरामोन होता है वो क्या होता है? फेरामोन कहता है फेरामोन इज क्या होता है? तो मैं बता दूं कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल में क्या करता है, स्पेशल स्मेल आती है। क्या आती है? स्मेल आती है। ध्यान में रखना, क्या आती है? स्मेल आती है, स्पेशल स्मेल आती है या सुगंध आती है, जिसके कारण जो सेम स्पीसीज का अदर एनिमल होता है वो अट्रैक्ट होता है। वो किसके लिए अट्रैक्ट होता है? कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए? कम्युनिकेशन, सेक्स के लिए। दूसरा, डोमिनेंट के लिए। डोमिनेंट, इनमें कम्युनिकेशन हो सकता है, दूसरे जीव को अपने दूसरे साथी को इन्फॉर्म करने के लिए हो सकता है, या सेक्स के लिए फेरामोन छोड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे जो बकरे होते हैं, उन वो बहुत सारा फेरामोन्स अपने जो टॉयलेट होते हैं वो अपने शरीर पर ही कर लेते हैं। और तो उससे क्या होता है? फेरामोन्स होता है। तो वो क्या करता है कि जो फीमेल पार्टनर होती है उसको सेक्स के लिए अट्रैक्ट करते हैं। वो फेरामोन जब उनके मतलब फीमेल पार्टनर पार्टनर जब उसको सूंघती है तो सेक्स के लिए अट्रैक्ट होती है। तो वो फेरामोन हो गया सेक्स के लिए। कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कुत्ते हैं, तो कुत्ते आपने देखा होगा, वो आपकी गाड़ी खड़ी हो, अच्छा सामान हो, आएंगे और टॉयलेट कर देंगे। तो वो टॉयलेट करना मतलब उनका नहीं, वो नॉर्मल जगह भी टॉयलेट कर सकते हैं, मगर वो वहां टॉयलेट इसलिए करते हैं कि उसमें विशेष प्रकार का फेरामोन्स होता है, जो दूसरा कुत्ता है वो वहां आक्रमण न करे। उसका मतलब होता है कि ये चीज मेरी है। तो टॉयलेट कर दिया मतलब ये उसकी हो गई। वो फेरामोन से जब सूंघेगा तो पता चल जाएगा कि इस पर किसी ने, मतलब इससे पहले आधिपत्य किसी कुत्ते का है। और डोमिनेंट, अपने एरिया में प्रभाव जमाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? फेरामोन का क्या है? यूज्ड फॉर एनिमल कम्युनिकेशन। इसका यूज कैसे करते हैं? प्राय कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। रही बात मैसेंजर आरएनए की, जिसे हम एमआरएनए के नाम से जानते हैं, तो ये क्या करता है? ये किससे बनता है? तो डीएनए, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या बनता है? प्रोटीन बनती है, जिस क्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं? ट्रांसलेशन के नाम से। एग्जाम में पूछा जाता है ट्रांसलेशन क्या है, एमआरएनए से प्रोटीन बनना। समझ में आ गया? तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन एंड होम्योस्टासिस
आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब कुछ मित्रों को दिक्कत होगी कि हिंदी में नहीं है, तो आप हमारी जो भाषा है उसको सुनिएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों आपको बता रहा हूँ। कहता मेटाबॉलिज्म जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, चाहे वो रेप्लिकेशन द्विगुणन हो या होम्योस्टैटिस समस्थैतिकी बोलते हैं, मेन कैरेक्टर है किसका है? मेटा उपापचय क्रिया, द्विगुणन क्रिया और समस्थैतिकी। समस्थैतिकी का मतलब क्या था? जैसे उत्सर्जन समय पर होना, पाचन, हृदय समय से धड़कना, सांस समय से आना जाना, इसे बोलते हैं होम्योस्टैसिस। समस्थैतिकी ये किस में पाई जाती है? किसका कैरेक्टर? कहता है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, ऑर्गेनिज्म में और वायरस में। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये आपको फंसा सकता है। तो देखिए यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और ऑर्गेनिज्म, तो आंसर होगा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म में हमारे यूकैरियोट्स भी आ रहे हैं, कैरियोट्स आ रहे हैं, और इसमें प्रोकैरियोट्स दोनों आ रहे हैं। यूप्रो दोनों कैरियोट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें वायरस भी आ रहा है। क्या आ रहा है? वायरस। यानी ये तीनों के तीनों ऑप्शन ऑर्गेनिज्म शब्द जब यूज करेंगे, यानी जीव शब्द यूज कर देंगे, तो जीव में वायरस भी आ रहा है, जीव में बैक्टीरिया भी आ रहा है, जीव में यूकैरियोट, प्रोकेट सब आ रहा है, तो ऑप्शन हम सी सही करेंगे, ऑर्गेनिज्म। ध्यान में रखना, इसलिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। और ये हमारी वेबसाइट है www.drnotesbiology.in पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप जो पीजीटी का एग्जाम है, पीजीटी का एग्जाम टल गया है और संभवतः टीजीटी का एग्जाम भी टलेगा, ये दोनों एग्जाम लगभग टलेंगे। फिलहाल पीजीटी का तो टल ही चुका है, तो मैं फिर आपसे कह दूं कि जो ये समस्या हुई है, एग्जाम बार बार टल रहा है, हो सकता है प्रकृति आपको नौकरी देना चाह रही हो, आपको प्रकृति यह इंगित करना चाह रही हो कि बेटा उठो और तैयारी कर लो। शायद ये कहना चाह रही हो कि उठो और तैयारी कर लो, मैं एक पोस्ट आपके लिए, प्रकृति सोच रही हो कि आपके लिए एक पोस्ट रखें, इसलिए हो सकता टल रही हो। फिर भी आप कुंभकर्ण की नींद में अगर सोए हैं, तब भी नहीं चेत रहे हैं, तो फिर नौकरी भूल जाइए। ध्यान में रखना, हो सकता है ये परीक्षा इसलिए टल रही हो कि आपकी तैयारी में जो कमी हो वो पूरी कर लो। आज ही लगे, आज ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें, और हमारा जो कोर्स है 1399 का केवल कोर्स है। एक विजेता बैच है और एक हमारा एएलटी एंड जीआईसी का कॉम्बो बैच है। इनमें से कोई सा भी बैच लेंगे 1399 का है। जो विजेता बैच है ये ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है। एएलटी बैच में जो क्लासें हो गई वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और जो नई क्लासेस आती हैं वो लाइव आती हैं, वो तुरंत रिकॉर्डेड फॉर्म में। इसमें आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी, एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल रहेंगी, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लास अवेलेबल रहेंगी, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर की क्लास अवेलेबल रहेंगी, 1500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी आपको अवेलेबल रहेगी, जीएस के नोट्स अवेलेबल रहेंगे, यूथ यूथ जो जीएस का यूथ है उनकी बुकें अवेलेबल रहेंगी और बुक्स वगैरह सब। इसके अलावा हमारा फ्रीडम बैच है प्रैक्टिस बैच के लिए। प्रैक्टिस बैच के लिए आपको 80 प्लस प्रैक्टिस सेट और 250 वीडियो क्वेश्चन के मिलेंगे, और 80 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये केवल आपको 799 का है। आज ही जुड़े, अधिक जानकारी कॉल मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स इज। जो कहता है रीजन है, मुख्य रीजन है डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? विविधता। तो कहता मुख्य जो रीजन है विविधता का लिविंग बींग्स का, वो क्या है? जो जीवित जीव है उनमें विविधता है, मतलब बकरी अलग है, भेड़ अलग है, गाय अलग है। ये जो विविधता है ये किसके कारण है? कहता म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन कहता है अचानक जीन में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज, यही सही है। लंबे समय तक, जो लंबे समय के बाद जो जय विकास जो धीरे धीरे चल रहा है, और लंबे समय के बाद जो परिणाम है, उसी का मुख्य जो हमें देखने को मिलता है वही डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता, विविध विविधता, विविधता है। ग्रेजुअल चेंजेस, देखिए ग्रेजुअल जो चेंजेस होते हैं वो सडनली होते हैं। शॉर्ट टर्म एवोल्यूशन चेंज, जो शॉर्ट टर्म एवोल्यूशन चेंज होते हैं वो पूरी पूरी स्पीसीज नहीं बदल सकते, और लक्षणों में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, मगर पूरी की पूरी स्पीसीज बदल नहीं सकते। तो ऑप्शन हमारा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू एपियर ऑन अर्थ वर। कहता है जो पहला
ऑर्गेनिज्म था पृथ्वी पर, वो द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एपियर ऑन द अर्थ वर्ल्ड, पहला जो ऑर्गेनिज्म या जीव था पृथ्वी पर वो कौन था? फोटो ऑटोट्रॉफ थे, यानी ऐसे जो प्रकाश संश्लेषण करते थे, कहता जो फोटो सिंथेसिस करते थे वो थे, या फिर कहता कीमो ऑटोट्रॉफ थे जो रसायन संश्लेषी थे, कीमोसिंथेसिस करते थे, मतलब जो रसायनों के द्वारा, या कीमो हेट्रोट्रॉप्स थे, अर्थात ऐसे जो रसायन विषमपोषी थे, या क्वेसरवेट्स थे। क्वेसरवेट शब्द कहां आपको देखने को मिलेगा? तो जो आप ओपेरिन पढ़ेंगे, ओपेरिन को ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे तो वहां क्वेसरवेट्स मिलता है। उन्होंने कहा कि कुछ छोटे छोटे बुलबुले टाइप के समुद्र में दिखे थे जब पृथ्वी ओरिजिन हुई थी उसके बाद, तो उसे क्वेसरवेट्स कहा था। तो इसका आंसर क्या करेंगे? तो वो जो थे वो कीमो हेट्रोट्रॉप थे। कीमो हेट्रोट्रॉप का मतलब रसायन, कीमो, कीमो का मतलब होता है जो रासायनिक क्रियाएं हैं, रासायनिक जो क्रियाएं हैं, ध्यान में रखना, रासायनिक जो क्रियाएं हुई, ठीक है, उससे वो हेट्रोट्रॉप, यानी दूसरे से भी ऊर्जा ले रहे थे और या तो स्वयं बना रहे थे, दोनों काम का था। तो हम ऑप्शन करेंगे कीमो हेट्रोट्रॉप। न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल फंसाने वाला। ये चूंकि जब ऑप्शन एक जैसे हो और यहां निर्धारण करना मुश्किल पड़ जाए कि हम आंसर क्या करें, तो उसे कठिन श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द बुक माइक्रोग्राफिया वाज रिटन बाय, जो जो किताब थी कौन सी? माइक्रोग्राफिया नाम की जो किताब थी, रिटन बाय, किसने लिखा? कहता है हैग्सले ने लिखा था, या रॉबर्ट हुक ने लिखा, या फ्रिश ने लिखा, या जेडी हुकर ने लिखा। तो मैं बता दूं कि माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक थी वो 1665 में, ध्यान में रखना, ये सन याद रखना पूछता है, किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रॉबर्ट हुक ने इस पुस्तक को लिखा था कब? 1665 में। इसी पुस्तक में इन्होंने सेल को, सेल के बारे में बताया था, कोशिका के बारे में पुस्तक में बताया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रॉबर्ट हुक की वह पुस्तक कौन है जिसमें उन्होंने कोशिका का वर्णन किया, माइक्रोग्राफिया, या पूछेंगे कोशिका का वर्णन किस पुस्तक में किया, तो आप लिखेंगे माइक्रोग्राफिया में किया। किसने लिखी? रॉबर्ट हुक ने लिखी। बात आई फ्रिश की। फ्रिश क्या है? तो फ्रिश फादर ऑफ एल्गोलॉजी है, फादर ऑफ एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी का मतलब शैवाल विज्ञान का पिता कहते हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध बुक है जो मल्टीपल टाइम पूछी गई है, और वो कौन सी है? तो वो है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। यह किताब का नाम है, फ्रिश की जो किताब है उसका नाम क्या? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ये दोनों के दोनों प्रश्न 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बने हैं कि फादर ऑफ एल्गोलॉजी किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी पुस्तक किसने लिखी, या इस बुक को लिखने वाले लेखक कौन है? तो आपका फ्रिश, फ्रिश ने। और फ्रिश ने क्लासिफिकेशन दिया है, सबसे ज्यादा फ्रिश का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है सवाल में। तो ये, और फादर ऑफ इंडियन अगर एल्गोलॉजी की बात करें, अब चूंकि बात चली है तो बता दें, अगर फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी बोलेगा, एल्गोलॉजी यानी शैवाल विज्ञान का भारत का पिता, तो MOP अयंगर, अयंगर साहब को कहते हैं, यमोपी अयंगर। और इन्होंने फ्रिशिएला, चूंकि बात चली है तो मैं ये भी बता दूं, इन्होंने फ्रिशिएला एल्गी की खोज की थी। और फ्रिशिएला जो शैवाल की खोज की थी, अपने गुरु फ्रिश के नाम पर ही MOP अयंगर ने फ्रिशिएला शैवाल का नाम रखा था, ध्यान रखना। और हाइड्रोट्राइकस एल्गी है, ये भी पूछता है कि कौन सा एल्गी हाइड्रोट्राइकस है। कोलियोकीट और फ्रिशिएला का उल्लेख मिलता है, और खासकर रियलिटी GIC और असिस्टेंट प्रोफेसर जो UPPSC का, उसमें फ्रिशिएला रखा मिलता है। तो मैं आगाह करता हूं आपको
अब चूंकि बात चली है तो बता दें, जेडी हुकर। तो जेडी हुकर और बेंथम, इन दोनों वैज्ञानिकों ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था या वर्गीकरण दिया था। कौन सा वर्गीकरण? नेचुरल वर्गीकरण इन्होंने दिया था। ठीक है। इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो बुक है, उसका नाम जेनरा ऑफ प्लेंटेरम है, प्लेंटेरम है, ध्यान में रखिएगा। और जेनरा प्लेंटेरम लीनियस ने भी दी है। बेंथम हुकर की किताब का नाम भी जेनरा प्लेंटेरम है और लीनियस की किताब का नाम भी जेनरा प्लेंटेरम है, ध्यान में रखना। तो ये जितना डाटा आपको दिया है, इससे कम से कम 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन एक दिखेगा मगर 15 क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि सर इतना ज्यादा आप कैसे बता देते, कैसे पता होता क्या इंपॉर्टेंट है? तो मैं मित्र बता दूं कि लगभग मैंने 10 साल तैयारी की। कितने साल तैयारी की? 10 साल तैयारी की। उसमें से लास्ट का जो 2 साल था, लास्ट का लगभग 1 साल मैं बोल सकता हूं, इसमें मन लगाकर तैयारी की। बाकी 9 साल जैसे आप तैयारी करते हैं वैसे तैयारी की। जब प्रवेश पत्र आ जाता था या पेपर में आ जाता था कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, तब हम पढ़ना शुरू करते थे। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल वही वाली तैयारी मैंने शुरू की कि जैसे हमें पता चल जाता था पेपर से कि टीजीटी की डेट आने वाली है, तब किताबों की मिट्टी झाड़ते थे। अब पढ़ना है, अब फटाफट पढ़ रहे हैं। हाँ, और कितना सिलेबस सिलेबस से मतलब नहीं है। अब इंटर की किताब उठाई, बीएससी किताब उठाई, पलट के थोड़ा सा पढ़ लिया, समझ में आ गया, ऐसे पढ़ते थे। फिर कोरोना काल आया और जिस डिग्री कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, हाँ, उन्होंने कोरोना काल में सैलरी मेरी काट दी। मेरा मन वहीं से दुखी हुआ। मुझे लगा कि मान लेते हैं कल को ये तो ये कह देंगे कि डॉक्टर साहब कल से सेवाएं आपकी नहीं हो पाएंगी। मन मेरा वहां से भी हुआ। फिर उसके बाद मैंने तैयारी जी जान लगा के की, मतलब जिसको कहते हैं जी जान लगा के। उसके बाद 5 जगह नौकरी पाई, 5 जगह। और मैंने एक सीट ज्वाइन किया। बाकी हमने ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि जो बेटिंग वाले हैं वो मिल जाए। एक दिन जो बेटिंग वाला बंदा था, उसका फोन आया कि सर आपकी जगह मैं ज्वाइन किया हूं, तो ऐसा तो नहीं आप दावा कर देंगे? तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। जब कोई सीट पे ज्वाइन ही नहीं करता है तो हमारा जो अभ्यर्थन है उस सीट से निरस्त हो गया है। आप बाखूबी नौकरी करिए। तो वो टेंशन में था कि ऐसा ना हो, ऐसा कुछ होता हो जो ये मतलब हम 1 साल नौकरी कर दें, बाद में कहें हम भी ज्वाइन करें। तो मैंने कहा मैं ऑलरेडी लेक्चरर पोस्ट पे हूँ, तो अब मैं एक ही जगह तो नौकरी करूंगा, वो मैं सारी सीटें तो नहीं कर सकता ना। तो एक एक दो जगह ऐसा हुआ है कि अच्छी पोस्ट पे होने के कारण मैं एक दो जगह इंटरव्यू नहीं दिया जाके, मतलब एग्जाम निकल गया, इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया, हमने कहा पता नहीं किसके पेट पे लात पड़ जाए। पेट पे लात का मतलब एक पोस्ट खराब करेंगे और वो मान लो हमारा हो गया, हम बेटिंग छोड़ेंगे, पता लगा 3 साल 4 साल बाद वो बेटिंग में ही लटका पड़ा है, फिर होगा, तो इस चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहते हैं फिलॉसफी जूलॉजी क्यू वाज रिटन बाय। फिलॉसफी जूलॉजी क्यू जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? फिलॉसफी जूलॉजी क्यू जो पुस्तक है वो लैमार्क ने लिखी थी। किसने लिखी थी? लैमार्क ने। कब लिखी थी? 1809 में। ध्यान में रखना, किसने लिखी? लैमार्क ने। फिलॉसफी जूलॉजी क्यू। डी वेरीज ने क्या दिया? तो मैं बता दूं कि जो डी वेरीज की जो किताब है, इनकी जो बुक है, उसका नाम क्या है? तो स्पीसीज एंड वैराइटीज एंड दियर ओरिजिन बाय म्यूटेशन। इस किताब का, इनकी किताब का नाम है स्पीसीज एंड वैराइटीज एंड दियर ओरिजिन बाय म्यूटेशन। ये इनकी किताब का नाम है। मेंडल तो आप सब जानते हैं, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। 3 नियम दिए थे। स्पेंसर, स्पेंसर बहुत पूछता है, ये
इंग, इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, सामाजिक वैज्ञानिक थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। और इनकी जो पुस्तक का नाम है स्पेंसर की, वो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइकोलॉजी की स्पेलिंग गड़बड़ है क्या? स्पेलिंग गड़बड़ है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ये सही है, साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इन्होंने ये किताब लिखी। किसने? स्पेंसर। तो ये हमारा आंसर था। तो इस तरह से इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसमें हमने आंसर नहीं बताया क्या? ये है रॉबर्ट हुक। ठीक है, माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट बुक का नाम देखते हैं क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 पे, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ध्यान में रखिएगा। थ्योरी और एंड प्रैक्टिस, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करना, फिर नामकरण। यहां पहला है पहचान करना, फिर नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण करना, नामकरण, फिर क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण करना, वर्गीकरण। तीन काम। वस्तु की पहचान करना, अमुक वस्तु की, मान लेते हैं ये पेन मिला, इसकी पहचान किया, ये पेन है, फिर इसका नाम दिया कि ये ए नाम का पेन है या बी नाम, काला पीला कैसा पेन है, नाम दिया, फिर इसका वर्गीकरण करना, ये किस श्रेणी का पेन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है। कौन सा पेन है? इलेक्ट्रॉनिक। तो ये जो है वो क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी। आकार की नहीं। क्यों? क्योंकि आकार की में हम सिर्फ क्या करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं, बस। एनाटॉमी या टेक्सोनॉमी, तो ऑप्शन आएगा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो वर्ग की है, टेक्सोनॉमी क्या बोलते हैं? वर्ग की। वर्ग की का तीन ही स्टेप होते हैं। पहले वस्तु की पहचान करना यानी आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान करना। दूसरा काम जब पहचान कर लेते हैं तो नॉमेनक्लेचर करते हैं, नॉमेन क्लेचर करते हैं। और तीसरा जो है वो है क्लासिफिकेशन। फिर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वर्गीकरण। तो ऑप्शन सी को हम सही करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। स्पीसीज शब्द किसने दिया? तो एरिस्टोटल क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। जूलॉजी एंड बायोलॉजी के पिता के नाम से जानते हैं। लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। जॉन रे गिव वर्ड स्पीसीज। स्पीसीज शब्द किसने दिया था? तो स्पीसीज शब्द जॉन रे ने दिया था। एंगलर और प्रेंटल, इन्होंने कैसा क्लासिफिकेशन दिया है? इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया है, वर्गीकेशन। किसके साथ मिलकर दिया है? प्रेंटल के साथ। एंगलर और प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक है। तो स्पीसीज शब्द देने का श्रेय जो जाता है वो प्राय जॉन रे को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हाँ, 9 नंबर पे कहता है विच सेट ऑफ स्पीसीज नेम बिलोंग टू द सेम जीनस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा है कि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। विच सेट ऑफ स्पीसीज नेम बिलोंग टू सेम जीनस, ध्यान में रखना। इसमें दो, ये क्वेश्चन का कहना है कि इसमें दो स्पीसीज दी है। एक हिस्टोलाइटिका स्पीसीज है, एक कोलाई। एक जिंजीवेलिस, एक प्रोटियंस। एक प्रोटियंस और कोलाई, वाइवेक्स और कोलाई। कहता है ये जो चारों ऑप्शन में दी है ये स्पीसीज दी है, जीव की स्पीसीज दी है। बोले इसमें जो दो दो, एक देखिए ये स्पीसीज है, एक ये स्पीसीज है, ये स्पीसीज है। तो इनमें कहता है कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है कि दोनों स्पीसीज के जीनस एक हो। तो हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन क्या आएगा?
एंड एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, और एंट अमीबा कोलाई, और एंट अमीबा जिंजीवैलिस वैलिस। समझ गया? तो हमें ये मिल रहा है कि एंट अमीबा ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा जीनस, क्या है, जीनस। ये दोनों स्पीसीज हैं। तो ये जो ए है हिस्टोलिट का कोलाई, ये एंट अमीबा की स्पीसीज है। तो ये एक ही जीनस की दो स्पीसीज है, तो ऑप्शन ए सही है। जिंजेवैलिस क्या है, एंट अमीबा की है। प्रोटियंस क्या है, नहीं है। ये प्रोटियंस है, ये कोलाई है। ये वाइवेक्स किसकी है, प्लाज्मोडियम की है। किसकी है, प्लाज्मोडियम की है। कोलाई किसकी है, तो ये एंटमीबा की भी है, और इश्चरेचिया कोलाई बैक्टीरिया की भी है। समझ में आ गया? तो ऑप्शन ए सही है। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। अगर आपको चीजें नहीं याद है डीप में, तो फिर क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। आज ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें। हमारा जो बैच है ईएलटी और जीआईसी इस समय रनिंग मोड पर है। इससे अगर ये बैच परचेस करते हैं तो आपकी टीजीटी की तैयारी हो जाएगी, पीजीटी की हो जाएगी, और ईएलटी और जीआईसी। हम एक्चुअली में जो भी बैच चलाते हैं कॉम्बो बैच ही चलाते हैं। हम कभी भी शॉर्ट बैच नहीं चलाते। हमारे पास इतना समय ही नहीं रहता कि मतलब हर चीज के लिए अलग से बैच चला पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बैक्टीरिया विथ फ्लैजिला ऑल ओवर इट्स बॉडी इज कार्ड। कहता है ऐसा बैक्टीरिया जिसके पूरे शरीर पर इस तरह से फ्लैजिला, ऑल ओवर बॉडी जो फ्लैजिला पाए जाते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? मोनोट्राइकस। तो कहता मोनोट्राइकस क्या होता है, जिसमें फ्लैजिला एक तरफ हो। एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस का मतलब होता है जिसके दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला हो। लोफोट्राइकस, जिसके क्या हो, एक इसकी ट्रिक है माँ कल। हाँ, लोफोट्राइकस का मतलब क्या हुआ, जिसके दोनों ओर फ्लैजिला का गुच्छा हो। पेरिट्राइकस, जिसके पूरी बॉडी पर हो। तो ऑप्शन डी सही है, पेरिट्राइकस। माँ का, माँ कल्प एक हमारी ट्रिक है। माँ कल्प अब आप सुन लीजिए। माँ का मतलब होता है एम का मतलब होता है मोनोट्राइकस, ट्राइकस। ए का मतलब एम्फीट्राइकस, और सी का मतलब सिफेलोट्राइकस, सिफेलो, और ईल का मतलब लोफो, और पी का मतलब पेरी। क्रम से ले, एक किससे लागो, दूसरे में दोनों तरफ निकालो, इसमें एक तरफ गुच्छा, इसमें दोनों तरफ गुच्छा, और इसमें चारों तरफ। बस ये ट्रिक है। तो हमारा कौन आएगा, पेरिट्राइकस। हम इसीलिए हम कहते हैं आप याद करिए जो चीजें, देखिए मेरा अपना मानना है, मैं बिल्कुल सटीक और साफ बोलता हूं, जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आप समय व्यतीत मत करिए, रट्टा मारिए अगर नहीं समझ में आ रही। कुल मिलाकर हमें एग्जाम निकालना है। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही आप परेशान मत हो, चीजों की ट्रिक बनाइए। जैसे मुझे ये कभी याद ही नहीं रहता मोनो और लोपो, और खासकर लोफोट्राइकस और उसमें सिफाइलो में हरदम परेशानी होती है। तो मैं ट्रिक से ही याद किया, बहुत सारी ट्रिकें हमने बनाई हैं। जब क्लास लेता हूं तो देखना ट्रिकें ट्रिकें ही बताते रहते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। हमारा सिर्फ चाहत है कि आप एक पोस्ट लें। हमारी कदाचित ये चाहत नहीं कि आप बायोलॉजी में बहुत बड़े विद्वान बने। विद्वान पढ़ने के लिए, बनने के लिए जिंदगी पड़ी है। नौकरी मिले फिर आप विद्वान बनते रहिएगा। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी कदापि आपको बायोलॉजी में पारंगत नहीं करता है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप एक पोस्ट टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में एक पोस्ट पा जाए। ये हमारी है, और हमने इसी चक्कर में 300 लोगों को नौकरी की व्यवस्था करवा डाली। केवल क्या है, यहाँ उतनी ही चीजें पढ़ाई जाती हैं जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। हम आपको पूरा इतिहास भूगोल नहीं पढ़ाते। तो आज ही जुड़े, अभी जुड़े। क्वेश्चन, सिंगल फिलामेंट ऑफ नॉस्टाक विदाउट म्यूसिलेस सीथ इज कार्ड। ये एल्गी से क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि जो नॉस्टाक होता है, तो नॉस्टाक कैसा होता है, इसी तरह तो होता है नॉस्टाक। ये क्या है,
नॉस्टॉक है। और नास्टॉक के चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस सीथ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूसिलेजिनस सीथ पाई जाती है। ये क्या है? एक साइनोफाइसी का सदस्य है। और ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल है। क्या है? नील हरित शैवाल है नॉस्टॉक। अगर कहता है ये म्यूसिलेजिनस सीथ हटा दी जाए तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ट्राइकोम। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी। माइसीलियम शब्द जो यूज करते हैं वो जनरली कवक के लिए यूज करते हैं, फंगस के लिए। फंगस जब बहुत सारा हाइफी एकत्रित होता है माइसीलियम कहते हैं। कॉलोनी जब कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, या एल्गी का समूह बन जाए या बैक्टीरिया का, तो उसे कॉलोनी कहते हैं। हाइफी क्या होता है? फंगस का जो फिलामेंट होता है उसका छोटा सा हिस्सा हाइफी कहलाता है। और जब ये हाइफी बढ़कर बड़ी हो जाती है तो इसे माइसीलियम कहते हैं। ध्यान में रखना, ये किसके भाग हैं? ये और ये दोनों भाग हैं किसके? फंगस के। तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन क्या सही करेंगे? ट्राइको सी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साइनोबैक्टीरिया आर। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? कहता है मासेस विच अटैक द बैक्टीरिया। जो मासेस होते हैं वो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। बैक्टीरिया विच अटैक साइनोफाइसी। ऐसे बैक्टीरिया जो साइनोफाइसी पर अटैक करते हैं या नीलगिरी से, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विद द फाइकोसाइनिन। ये नन ऑफ एवं। आंसर आप करके बताएंगे कि मैं ही बताऊं? चलिए अच्छा, मैं बता देता हूं। ये एक्चुअली में फाइकोसाइनिन मेन पिगमेंट होता है। मेन पिगमेंट है साइनोफाइसी का, साइनो बैक्टीरिया का। उसे फाइसी बोलते हैं, बैक्टीरिया का है। ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल, सी ऑप्शन सही है। साइनोफाइसी का मेन कैरेक्टर क्या है? इनमें फाइकोमाइसिन पाया जाता है, फाइकोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मासेस विच अटैक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया विच, तो ये दूर ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी। क्वेश्चन थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट नहीं पूछा गया, ये आपके नॉलेज से क्वेश्चन निकाला गया है। जब आप एलगी पूरी पढ़ेंगे तो तब ये क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। यदि आप बैक्टीरिया, और ये नहीं मालूम होगा बैक्टीरिया क्या है, आपको ये नहीं मालूम होगा साइनोबैक्टीरिया क्या है, आपको ये नहीं मालूम होगा कि मिक्सोफाइसी और साइनोबैक्टीरिया है, साइनोफाइसी और साइनोबैक्टीरिया में अंतर या समानता क्या है, क्या दोनों एक है, अगर ये सब चीजें नहीं मालूम होंगी और पिगमेंट क्या है, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये चीज जो आएगी ये थ्योरी क्लास से आती है। आप अगर थ्योरी क्लासें पढ़ते हैं तब इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगियोटोवा इज ए। बेगियोटोवा इज ए। बेगियोटोवा क्या है? तो बेगियोटोवा क्या है आप बताएंगे? तो बेगियोटोवा मैं बताऊं मित्र कि बेगियोटोवा जो है वो बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। फाउंड इन, ये पाया कहा जाता है? तो फाउंड, ये कैसा बैक्टीरिया है? तो फाउंड इन सल्फर रिच वाटर। रिच वाटर, ऐसे जल में पाया जाता है जहां गंधक ज्यादा होता है। और इसका अध्ययन, अब आप कहेंगे कि ये हमें पढ़ने को कहां मिलेगा? तो जब न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे, जब आप चाहे एलटी बैच में या विजेता बैच में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो बैगियोटोवा हमने स्पेशल रूप से बताया था। तो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया उसमें आता है कीमो ऑटोट्रॉफ। कहां आएगा? कीमो ऑटोट्रॉफ पे आएगा, या कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया बोलेगा, कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया की बात करेगा। वहां आपको एक हेडिंग आएगी सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया हेडिंग आएगी। वहां आप एग्जाम्पल में पढ़ेंगे बैगियोटोवा। देखिएगा कितना क्वेश्चन है, और इसमें तुक्का लगाएंगे क्वेश्चन गलत जाएगा। और एलटी में यदि आप तुक्का लगाते हैं, यदि आप तुक्का लगाते हैं एलटी में, तो माइनस मार्किंग है 0.33 की।
यानी एक क्वेश्चन गलत कर, एक सही किया, मतलब एक सही किया और 3 क्वेश्चन आपने तुक्का लगा दिए, रिजल्ट होगा 0। समझ में आ गया? क्या होगा? 0। तो तुक्का नहीं लगाना है, हमें पढ़ना है, हमें नौकरी लेनी है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो ईएलटी या फिर टीजीटी की जो सैलरी होगी, आपकी पहली सैलरी वो 65 से लेकर 70,000 सैलरी होगी। इतनी मोटी रकम मिलेगी आपको पहले ही महीने। इतनी सैलरी है, 65 से 70,000 रुपए। और पीजीटी की जो सैलरी होगी वो 70 से 75,000 पहली सैलरी आपकी होगी। समझ में आ गया? पहली सैलरी आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे, 1 महीने बाद आपको सैलरी जब आएगी तो इतनी आएगी, 70 से 75,000। तो इतनी अच्छी नौकरी पा रहे हैं तो फिर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और कोई शॉर्ट टर्म तो है नहीं। चलिए, हाँ, तो कीमो हेट्रोट्रॉफ है या कीमो ऑटोट्रॉफ है या कीमो फोटो ऑटोट्रॉफ है या फोटो हेट्रोट्रॉफ? तो ये है कीमो ऑटोट्रॉफ। ये क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ है। ध्यान में रखिएगा, क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ है। कीमो ऑटोट्रॉफ मैंने बताया भी है, कीमो ऑटो। समझ में आ गया? ठीक है। फिर क्वेश्चन है 14 नंबर, विच द स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया? कहता विच स्ट्रक्चर परफॉर्म, इसमें बैक्टीरिया में ऐसी कौन सी संरचना है, बैक्टीरिया में ऐसी कौन सी संरचना है जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करती है? और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कहां पाई जाती है? तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, कैरियोटिक सेल में पाई जाती है, और बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। एंड एब्सेंट इन बैक्टीरिया, एब्सेंट इन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में ये क्या है? एब्सेंट है। फिर जब बैक्टीरिया का आप चित्र बनाते हैं, तो जब हमने बैक्टीरिया आपको पढ़ाया था तो ये वाला एक चित्र बनाया था इस तरह, ये ऐसे। हमने कहा था ये जो उंगली नुमा मूली संरचना, इसे बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। और हमने ये भी कहा था कि मीजोसोम फंक्शन एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। मीजोसोम का काम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। किसको सही करेंगे? डी। न्यूक्लियाइड क्या है? तो बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, मटेरियल नोन एज, किसके नाम से जानते हैं? तो नोन एज न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं 70 इसके पाए जाते हैं। इनकी जो सेलवाल होती है, स्पेशल सेलवाल होती है, और वो स्पेशल सेलवाल किसकी बनी होती है? म्यूरेमिक एसिड की, म्यूरेमिक एसिड की बनी। मैंने सब कुछ डिफाइन कर दिया। यहां से लगभग 10 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 15। ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाय, जो ट्रांसडक्शन होता है, क्या होता है? ट्रांसडक्शन जो होता है, ट्रांसडक्शन, तो ये कहां आपको मिलेगा? तो जब हम रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, तो वहां एक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअली में बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है पुनर्संयोजन पाया जाता है। और यह पुनर्संयोजन 3 प्रकार से होता है। पहले होता है कंजुगेशन, कंजुगेशन, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन जिसे ग्रिफिथ ने दिया था, और तीसरा है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। और ट्रांस देखिएगा, कंजुगेशन में 2 बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं, 2 बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें 2 बैक्टीरिया का जेनेटिक में एक्सचेंज होता है, एक अगर पॉजिटिव होता है तो दूसरा भी पॉजिटिव हो जाता है। ट्रांसडक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो करता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज करता है। कौन करता है? बैक्टीरियोफेज। किस पर अध्ययन किया गया था ट्रांसडक्शन का? साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम पे किया गया था। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन का जो अध्ययन किया गया था वो डिप्लोकोकस निमोनियाई पे किया गया था। ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो डाटा दे रहे हैं इसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है कि मतलब जो एग्जाम में पूछा ना गया।
तो बैक्टीरियोफेज। तो देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है प्लाज्मिक वेक्टर या फेज वेक्टर, तो यही है। कौन है? फेज वेक्टर। और फेज वेक्टर में कौन आता है? बैक्टीरियोफेज। समझ में आ गया? तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। यह फैक्टर किससे संबंधित है? कंजुगेशन से। कंजुगेशन से। एक्चुअली में इतनी ज्यादा व्यस्तता रहती है। पहले कॉलेज में हमारे तहसील लेवल की गेम्स की, मतलब पूरे तहसील के जितने भी कॉलेज हैं उसका हमारा कॉलेज ऑर्गेनाइज करा रहा था गेम। फिर जब तहसील लेवल का हुआ उसके बाद पीसीएस का सेंटर पड़ा। समझिएगा, मतलब खत्म हुआ गेम्स, दूसरे दिन पीसीएस का सेंटर, संडे को पीसीएस का एग्जाम कराया। शाम को 5-6 बजे फुर्सत हुए। मंडे नहीं, को ट्यूसडे को हमारे कॉलेज को फिर गवर्नमेंट ने आदेश किया कि आप जिला रैली कराएंगे जो गेम्स हैं। तो पूरे गेम्स में पहले तहसील फिर पूरे जिला की। तो 14 और 15 2 दिन जिला जिला रैली हुई। जिला रैली का मतलब समझ रहे हो? पूरे जिले के जो तहसील में बच्चे सिलेक्ट हुए वो उनका एथलीट पूरे गेम्स हुए। अभी फुर्सत हुए, इतने थके हैं, फिर भी चूंकि तारतम्यता बनी नहीं पा रही है, बहुत व्यस्तता रहती है। आप जब जॉब करते हैं ना, पहले दूर से लगता है कि बड़ा आराम है, मगर जब आप जॉब करते हैं ना तो फिर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और आप किसी भी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर आप भागेंगे तो फिर आपको नोटिस मिलेगी कि आप अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अभी लग रहा है नौकरी नौकरी मिलेगी तो आप जानेंगे कि फिर काम आपको करना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आराम की होती है। गवर्नमेंट जॉब में आपकी प्रॉपर जवाबदेही होती है। प्राइवेट जॉब में चाहो तो करो करो, नहीं तो भाड़ में जाए, हम तुम्हें छोड़ के दूसरा पकड़ लेंगे, नहीं करेंगे। हाँ? और गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है। आप अपनी जवाबदेही आपकी तय होती है। आपने अगर मना किया तो समझ लो नोटिस मिली, आप उसका जवाब देते रहिए। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूं आप, जो कि जो हमें देख रहे हैं वो सारे के सारे मित्र या तो सहायक अध्यापक बनेंगे या लेक्चरर बनेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जो हमें देख रहा है। तो वो इसका मतलब ये 3 ही पोस्ट उनको मिलनी है, सहायक अध्यापक, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप जब कल नौकरी करेंगे तो आप हमें याद करेंगे कि सर ये बताया करते थे, आज ये हम फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज 14। मान लो कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उसमें क्रोमोसोम की संख्या, जो 2n क्रोमोसोम की संख्या है वो है कितनी है? 14। कितनी है? 14। देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सिनरग्रिड सेल विल बी। अब सिनरग्रिड सेल तो ये फंसा दिया कि कहां पाई जाती है। तो हम ये सिनरग्रिड सेल कहां पाई जाती है, तो हम चलेंगे एम्ब्रियो सैक में, भ्रूण कोश में, पोष में नहीं, भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक का जब पिक्चर बनाएंगे तो एम्ब्रियो सैक आप इस तरह से पिक्चर देखते हैं। ये एंटीपोडल सेल बोलती है, एंटीपोडल सेल कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। बीच में 2 जो केंद्रक होते हैं इन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है, पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। नीचे 2 बड़ी बड़ी कोशिकाएं बीच में, ये जो दोनों साइड की कोशिकाएं होती है, थोड़ा कलर चेंज कर लें, ये जो दोनों साइड की कोशिकाएं हैं कौन कौन सी? ये वाली और ये, इनको बोलते हैं सिनर सिनरगिड सेल के नाम से जानते हैं, सिनरगिड सेल। और ये जो रेड वाली है इसे एग बोलते हैं। इनका निर्माण क्या होता है? जो मदर सेल होती हैं, कौन सी होती हैं? मदर सेल होती हैं। गैमेटोफाइट मदर सेल जो होती है वो 2n होती है। फिर उसमें होता है म्यूसिस, क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। फिर 4 सेल बनती हैं। उन 4 सेल में से 3 सेल गायब हो जाती है, ये हैप्लॉइड होती है, इससे निर्माण होता है। तो इसमें जितनी भी संरचना है सब हैप्लॉइड है, सब हैप्लॉइड है। अभी एग से लेके सब हैप्लॉइड है। अब उसने सिनर ग्रिड बोला है, तो
2n संख्या 14 है तो हैप्लॉइड संख्या क्या होगी, n बराबर होगा 7। तो हम ऑप्शन करेंगे n बराबर 7। ये कहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा, तो जब प्लांट एम्ब्रियोलॉजी विजेता बैच में, तो हमने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी विजेता बैच की सारी क्लासें कंप्लीट कर दी हैं, तो उसमें तो सब क्रम से रिकॉर्डेड में लगे हैं। और अभी एलटी बैच में अभी हमने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। तो वहां भी क्लासें आनी बाकी हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की। ए पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल्स बिलोंग टू, कहता है एक लकड़ी है, मान लेते हैं एक ये लकड़ी है और ये क्या है, इस लकड़ी में ये वेसल लेस है, वेसल्स लेस है। बहुत क्वेश्चन उम्दा है, आपकी सोच से भी ज्यादा उम्दा है। वेसल लेस है, ये लकड़ी है। देखिए ये जो है एनालिटिकल है, आपको जवाब जो देना है वह इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो वेसल लेस जो पौधे हैं उसमें कौन सा आता है, एक तो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते हैं, जिम्नो इस सॉरी जिम्नो, स्पेलिंग गलत हो गई, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाई जाती, टेरिडो फाइटा में वेसल्स नहीं पाई जाती, हेलो फाइटा में वेसल्स नहीं पाई जाती। टीक क्या है, एंजियोस्पर्म है, क्या है, एंजियोस्पर्म, यानी इसमें वेसल्स है। मैंगो क्या है, एंजियोस्पर्म। पाइन क्या है, पाइन का मतलब पाइनस, पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। और ये कैसे हैं, ये तीनों तीनों वेसललेस, तो ऑप्शन सी सही होगा। पाम क्या है, पाम एंजियोस्पर्म है, क्या है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। पाम क्या, एंजियोस्पर्म, तो ऑप्शन सी सही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड द प्रोड्यूस्ड 100 पॉलन ग्रेन्स। कहता है जो एंजियोस्पर्म होते हैं, तो एंजियोस्पर्म में जो पॉलन मदर सेल होती हैं, पॉलन मदर सेल होती हैं, ये डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित। फिर इसमें होता है मियोसिस, यहीं से निकल आएगा। मियोसिस से कितनी बनते हैं, तो इसमें 4 सेल बनती हैं, और चारों कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती है, ए बी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड अगुणित होती है। तो 100 पॉलिन ग्रेन्स बनने हैं, कितने बनने हैं, 100। तो इसका फार्मूला होता है n/4। तो क्या करेंगे, 100/4, ये कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, 25 कितना आ गया, 25। थोड़ा सा खींच लें क्योंकि टाइम हमें लगता है काफी हो गया है। थ्योरी क्लास भी लेनी है आज, क्लास जो लेनी है वो लाइकेन है, तो क्लास लेने आपकी। 19 नंबर, ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ सेकेंड स्पर्म विथ द ट्रिपल फ्यूजन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो, एक्चुअली में मैं बहुत सोचता हूँ कि शॉर्ट में पढ़ाऊं, मगर मेरा मन नहीं मानता। ऐसा लगता है कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंस गए तो फिर क्या होगा। तो ये चूंकि दोनों पोलर न्यूक्लियाई जब मिल जाती है तो ये 2n होता है। जब, ध्यान में रखिएगा, जब ये पोलन ये दो आते हैं, एक केंद्र किससे मिल जाता है, एक केंद्र किससे, तो जब इससे मिलता है तो ये बन जाता है ट्रिपल n। और ये जो ट्रिप्लॉइड संरचना होती है ये किसमें बदलती है, तो ये बदलती है इंडोस्पर्म में, इंडोस्पर्म में। ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म द फ्यूजन ऑफ सेकेंड स्पर्म विथ, सेकेंड स्पर्म किसके साथ फ्यूजन करता है, तो ये वाली जो बताई थी ये कौन है, पोलर न्यूक्लियाई, और दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलकर पोलर सेल बनाती है, तो ऑप्शन आएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई। ध्यान रखिएगा, बहुत उम्दा क्वेश्चन है, फंसाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता है, इन एंजियोस्पर्म लेटरल रूट एराइज फॉर्म। एंजियोस्पर्म में लेटरल रूट कहां से एराइज होती है, तो ध्यान में रखिए जो एंजियोस्पर्म है लेटरल रूट हरदम पेरीसाइकिल से निकलती है, किससे निकलती है, पेरीसाइकिल से। अब हम ज्यादा डिस्क्रिप्शन देंगे तो क्वेश्चन कम हो पाते हैं। एक कैसिया अरेबिका जिसे बबूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बबूल। कहता है एक कैसिया अरेबिका इज ए, क्या है, कहता है हेड्रोफाइट है, मीजोफाइट है, हेलोफाइट या जीरोफाइट। आंसर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप करिएगा, इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन। जो ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म में है, यानी जो दो पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई
प्लस स्पर्म मतलब जो मिलते हैं, तो इससे ट्रिप्लॉइड संरचना होती है। ये किस में कन्वर्ट होती है? भ्रूण में, पॉलन में, एंडोस्पर्म में, एलिट में। सिंपल क्वेश्चन है, आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विच एमंग द फॉलोइंग इज रूटलेस प्लांट? इनमें से रूटलेस प्लांट कौन है? तो कैरियोफिल्लम, सिरेटोफिल्लम है। क्वेश्चन नंबर है, इन विच ऑर्गेनिज्म द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर डेवलप रिस्पेक्टिवली कोनिडिया, नॉन मोटाइल स्पोर, बर्ड्स एंड जू स्पोर। ऑप्शन क्या सही होगा? तो कहता है जो कोनिडिया है, कोनिडिया किस में पाया जा रहा है? कोनिडिया जनरली जो पाए जाते हैं वो पेंसिलियम एस्परजिलस आदि में पाए जाते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर की बात कर रहा है, बर्ड्स की बात कर रहा है, बर्ड्स किस में पाए जाते हैं? ईस्ट में। जू स्पोर किस में पाए जाते हैं? क्लमाइडोमोनास में। क्लमाइडोमोनास में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा? तो चलो देख लेते हैं। कोनिडिया, तो ये आएगा डी, पहले नंबर पे डी। दूसरे पे क्या है? नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर राइजोपस में पाए जाते हैं, तो सी। फिर आएगा बर्ड्स, बर्ड्स में आएगा बी। और फिर है जूस्पोर, ए। ऑप्शन होगा डी सी बी ए। देखो ऑप्शन है कोई? ए सी बी डी, ए सी बी ए। ऑप्शन यही सही है, बी, डी सी बी ए, ये ऑप्शन सही। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपको क्यों करना है, क्योंकि टाइम अब हमारे पास है नहीं, थ्योरी क्लास हमें लेनी है। वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन, जो वेसल्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं, किस में पाई जाती है? एंजियोस्पर्म में, या टेरिडोफाइट में, या ब्रायोफाइट में, या थैलोफाइट में। तो हमने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा सही आंसर क्या होगा। इसी के साथ नमस्कार।